नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज़ 12 का पेपर हुआ था 2024 में उसके सारे के सारे आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे कम से कम 60-65 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। डेली एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, डेली उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले सिलेक्शन पोस्ट के कर लेते हैं, फिर सीपीओ के और फिर ऐसे सीएचएसएल के कर लेंगे। ठीक है, टोटल 20 सेट हुए थे, तो 20 सेट के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हुए थे उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमें सीजीएल में जो है फ़ायदा मिले। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। देखो बच्चों, जैसे हम बात करें अपने भाग 5 के बारे में, पार्ट 5 के बारे में, तो पार्ट 5 में क्या आ जाता है? आपका जो पार्ट 5 है उसमें आ जाता है यूनियन। ठीक है, क्या आ जाता है? यूनियन आ जाता है। अब इसमें हम कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक आपका क्या रहता है? प्रेसिडेंट रहता है। कौन रहता है? अगर आपसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक प्रेसिडेंट रहेगा। ये आपका चैप्टर 1 में बताया गया है। किस में बताया गया है? चैप्टर 1 पार्ट 5 के चैप्टर 1 में बताया गया है। अगर हम बात करें 63 से लेके 73 तक, अनुच्छेद 63 से लेके 73 तक क्या आ जाएगा? हमारा वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 74-75 की बात करें तो 74 में आपका पीएम आ जाएगा, 75 में सीओएम हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, 74 से लेके कहाँ तक? 123 तक आपका क्या आ जाएगा? ये आपका पीएम और सीओएम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 में आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा आर्टिकल लेके 124 से लेके आर्टिकल 147। इसमें आपका क्या आ जाएगा? जुडिशरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जुडिशरी आ जाएगी। और अगर हम बात करें अगले के बारे में, जो आपका 148 से लेके कितना हो जाएगा? 151, इसमें आपका कैग आ जाएगा। कैग क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, ये आपका कैग आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा क्या बताता है? भाग 5 के बारे में बताता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में तो प्रेसिडेंट भी होता है, सीओएम भी होता है और पीएम भी है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा जुडिशरी के अंतर्गत आता है, तो ये आपका पार्ट नहीं है। किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछा जाता है, ये डाइवोर्स के मामले में जो बयान जो भी कुछ देता है वो आपका आर्टिकल 142 में रखा गया है। ये आपका सीएचएसएल में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो डाइवोर्स से संबंधित अनुच्छेद है, सुप्रीम कोर्ट जो उसमें अपनी जो भी दायर करता है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो आर्टिकल 84 जो है वो आपका बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। देखो, अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, मतलब निम्न वो कहा जाता है। लोकसभा की बात करें तो इसको एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि इसका आर्टिकल क्या होता है आपका, मैंने आपको याद करवाया हुआ है सरला से कर। ठीक है, सरला। देखो, से कितना हो जाएगा आपका? संसद हो जाएगा 79, आर से राज्यसभा 80 और ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 81। तो आर्टिकल कितना हो गया? 81 हो गया। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा। अब हमारे 18 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे। ये इतनी सी चीज़ें आपने इसमें से याद रखनी है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंबर ऑफ लोकसभा आपको बनना है तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होंगी, ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 84 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। देखो, यहाँ से आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली याद रखनी है, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1900 हुआ तो 92 में था, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में। इसमें आपका क्या लेके आया गया था? पंचायती सिस्टम लाया गया था। क्या लाया गया था? पंचायती सिस्टम जो है वो लाया गया था। किस में रखा गया था?
आपका शेड्यूल 11 में इसको रखा गया था। उसके बाद जो 74 अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें आपका म्यूनसिपैलिटीज़ को लाया गया था, और म्यूनसिपैलिटीज़ किस में रखा गया, आपका 12th शेड्यूल में रखा गया था। आपका पंचायत से संबंधित आर्टिकल भी पूछ लेता है तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो इसको रखा गया पार्ट 9 में, पंचायत को 9 में रखा गया, म्यूनसिपैलिटीज़ को 9A में रखा गया। एक इसके बाद 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कौन सा हुआ था, 97th अमेंडमेंट एक्ट, जिसको पार्ट 9B में रखा गया। उसमें आपका क्या था, उसमें आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी। क्या थी आपकी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको लाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो ये आपने याद रखना है। यहाँ बात की गई है बच्चों पंचायत के बारे में, तो सभी को पता है जो पंचायती होता है उसमें 3 टायर सिस्टम होता है। और ये जो पंचायती राज है ये कौन सी स्टेट के लिए होता है, जिसकी जो पॉपुलेशन है 20 लाख से ऊपर होती है, उसके लिए ये 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम माना जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 112, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। देखो 112 से पहले आप याद रखो 108 के बारे में। 108 में क्या होती है, आपकी जॉइंट सिटिंग होती है, और जॉइंट सिटिंग कहाँ से ली गई है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 110 आता है जिसमें मनी बिल के बारे में बात की जाती है। मनी बिल कहाँ पे पास किया जाता है, लोकसभा में पास किया जाता है, और लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि वो मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। ये 2 आर्टिकल यहाँ से याद रखो। अब बात की गई है 112 के बारे में। 112 में आपका क्या है, फाइनेंशियल बजट आता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु शैल क्योज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर अ स्टेटमेंट, ये किसके द्वारा होता है एक्सपेंडिचर वगैरह, ये सारा का सारा प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 171, क्या बताता है आपका, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अभी जो वेस्ट बंगाल ने है उसने रिक्वेस्ट की थी कि उनके राज्य में क्या होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देनी चाहिए। तो ये भी आपने याद रखना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और आर्टिकल 171 किससे डील्स करता है, 171 बताता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो काबूतम बच्चों याद रखो, क्या याद रखो, काबूतम। ये अभी तक सिर्फ 6 स्टेट्स में है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बंगाल, यूपी, तेलंगाना और ये, ठीक है, काबूतम करके आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो साइज है COM का वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ पीपल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन कहता है जो आपका DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो स्ट्राइव टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट। देखो यहाँ से बात क्या आती है, यहाँ से आपने याद रखना है। अगर मैं DPSP के बारे में बात करूँ तो जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है, आपने ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है। और क्या आता है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल आपके 36 से 51 तक आते हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेटरी होती है स्टेट्स के लिए और ये वेलफेयर स्टेट के लिए काम आता है। उसके बाद बोला गया है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो जो टेन्योर होता है, टर्म का मतलब है बच्चों यहाँ पे जो टेन्योर है लोकसभा का वो एक्सटेंड कर दिया जाता है 1 साल के लिए एक टाइम में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री, जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, USSR रशिया से लिया गया है। और यही रशिया है जहाँ से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। कहाँ किसको लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। और जो आइडियल्स हैं जस्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से लिए हैं। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर देयर फॉर, यहाँ पे पूछा गया बच्चों मेघालय स्टेट में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो इसमें 2 हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा यूपी में है। और आपने तेलंगाना की भी याद रखनी है, तेलंगाना में 1 है, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मैनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर इलेक्टेड टू द 17th लोकसभा फ्रॉम उड़ीसा, तो 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके इलेक्ट किए गए थे। ये 18th लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो वो वहाँ पे 17th पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मैनी लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स
ऑफ द 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रेजिडिंग विद द स्टेट, तो ये 1/12 हो जाते हैं। अगर आपसे बात की जाए अरुणाचल प्रदेश को जो है वो एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। कैसे याद रखोगे, अरुणाचल प्रदेश को जो गवर्नर है उसको एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एच के द्वारा, आर्टिकल 371 एच के द्वारा दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अबोलिश कर दिया गया था 2019 में। उसके बाद है मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मैनी ईयर्स, 6 ईयर। यहाँ से आपने जो चीज़ याद रखनी है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, किसके, राज्यसभा के। जो राज्यसभा के मेंबर हैं हर 2 साल में 1/3 मेंबर आपके रिटायर हो जाते हैं। ऑन हुज एडवाइस डज द गवर्नर अपॉइंट द मिनिस्टर्स, तो जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर को, किसकी एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। और यही चीज़ आपसे उसकी पूछ ली जाए कि भाई प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे करता है, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। उसके बाद है 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। देखो मैंने अभी बताया था हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल लो या राज्यसभा बोल लो, दोनों में से 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में आपके अपने घर चले जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ द आइडियल्स विच द स्टेट शुड फॉलो एंड कीप इन माइंड वायर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग। कहने का मतलब ये है कि जो आपके DPSP हैं वो एक स्टेट की मतलब प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए होते हैं, लोगों के भले के लिए इनको लाया जाता है। उसके बाद आपसे दूसरा बोला गया था इट कैन बी एनफोर्स बाय द जुडिशरी, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। दे कैन बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद है जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको कब ऐड किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो जब संविधान बना जब कितनी थी, 0 थी। उसके बाद जो आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई वो कब की गई, 42वें संविधान संशोधन में ऐड की गई, 1976 में ऐड की गई। किसके द्वारा की गई, इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। किस कमेटी पे बेस था, तो स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी पे बेस था, ठीक है। यहाँ ये ना मिले तो आपको वर्मा कमेटी मिलेगी, वर्मा कमेटी उत्तर लगा देना, ठीक है। और 11वीं जो ऐड की गई थी वो 86 में की गई थी। इसमें क्या बोला गया था, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, यही आपका आर्टिकल 21 में बोला गया है, ठीक है। 21 के ए में बोला गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, देखो यहाँ बोला गया है द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है, स्टेट इमरजेंसी होगी, नेशनल इमरजेंसी होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, ये सारी आपकी किस में ली गई हैं, ये सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ली गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी एंटायर सैलरी होगी, जो अलाउंस होगे, जो आपका पेंशन्स होगी, किसकी, यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं या जो उनके जो चेयरमैन है, कहाँ से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 याद रखना है। इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल याद रखिएगा 280 है। द गवर्नर इमोल्यूमेंट आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द मिनिस्टर इन द स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जब तक वो गवर्नर को प्लेजर देता रहेगा तब तक वो मिनिस्टर बना रहेगा। ऐसे ही यहाँ जो COM होते हैं या जो POM आप बोल सकते हो, CM ही होते हैं, ये जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देंगे ये बने रहेंगे। उसके बाद बोला गया है द वर्ड डैश मीन्स अ बॉडी ऑफ अ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स रेगुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव, जो आपके लॉज को एग्जीक्यूट करता है। एक क्या हो जाएगा, आपके जो लॉज को बनाएगा, ठीक है, लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो इनकी देखभाल करेगा वो जुडिशरी आ जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें।
उसके बाद बोला गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित बात की गई है, बैगर अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 में बात की गई है। और आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को आप कहीं भी हैजार्डस जगह में, हैजार्डस का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां उनकी जान को खतरा हो वहां काम नहीं करवाएंगे और स्कूल टाइमिंग में भी उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कहता है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3rd शेड्यूल में रखा गया है। सीजीआई का मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अब कौन है 50 में सीजीआई, कौन से हैं भाई साहब, ये हैं डीवाई चंद्रचूड। कौन है, डीवाई चंद्र। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रोपोज अ बिल, जब एक नॉन मिनिस्टर प्रोपोज करता है बिल को तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। ठीक है, जब कोई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, व्हेन अ नॉन मिनिस्टर जो है वो प्रपोज करता है बिल को तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब अडोप्ट कब किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर को, लेकिन फोर्स में कब लेके आया गया था, ये लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और ये 26 नवंबर 1949 को, ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। तो अमेंड कब किया गया था, 1976। जो आपका 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 1976 में, उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी चेंज की गई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें प्रीएम्बल में आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल गारंटी द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ या राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14 की ये क्या कहता है कि भाई कानून के सामने सभी समान हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल 20 में भी बच्चों 3 क्लोज दिए गए हैं। देखो आर्टिकल 20 जो है ए आ जाता है, आर्टिकल 20 का क्लोज 2 आ जाता है और आर्टिकल 20 का क्लोज 3 आ जाता है। पहले में कहा गया है मान लीजिए आपने कोई काम किया, मतलब काम किया आपने कोई चोरी की, तो उस चोरी की जो सज़ा दी जाएगी वो उस टाइम पे जो लॉ होगा उसके हिसाब से दी जाएगी। ये नहीं है कि आज चोरी की 3 दिन बाद कोई नया लॉ बना और आपको सज़ा उस नए लॉ के हिसाब से दी गई, नहीं। तो ये कहता है 1। दूसरा क्या कहता है, जियोपार्डी कहता है। जियोपार्डी का मतलब है भाई साहब एक दंड, मतलब एक सज़ा ही दी जाएगी, एक अपराध के लिए सिर्फ एक सज़ा दी जाएगी, 2 नहीं। और तीसरा क्या कहता है कि आप जो है अगर मान लीजिए खुद ही गवाह बन जाते हैं, मतलब खुद के खिलाफ गवाही देते हैं, तो वो किसी भी कोर्ट में मान्य नहीं होगी। ठीक है, ये आपके तीनों बताते हैं। उसके बाद कैग के बारे में बात करें, मैंने अभी बता दिया था पहले ही क्वेश्चन में, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक आपका क्या होता है, कैग होता है। ठीक है, अभी कैग कौन है, ये आपके 25वें कैग बने हुए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद बताता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो आर्टिकल 53 में बताई गई है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, 53 में बताया गया है कि उनके पास जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की। उसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्सेस दैट इट इज़ द ड्यूटी टू द स्टेट टू द अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। आर्टिकल 37 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 37 में ही क्या कहा गया है देख लीजिए, जो DPSP है आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी टू स्टेट अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, देखो बच्चों ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो आपका फाइनेंस कमीशन है इसका आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल होता है 280। यहाँ क्वेश्चन बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये हो जाएगा 281। रिकमेंडेशन में 281, वैसे 280। उसके बाद है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट और इन कनेक्शन
विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, सिंपल याद रखो कि जो वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अगर इसके बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और ये भाई साहब किस में बोला गया है? आर्टिकल 71 में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल 76 होता है, क्या होती है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का अटॉर्नी जनरल। और ये जो है किसी भी कोर्ट में किसी भी मीटिंग में जाके बैठ सकता है, सिर्फ वहाँ भाई साहब ये बैठ सकता है, ना ये वोट दे सकता है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन यही बोला गया है कि इट द परफॉर्मेंस ऑफ हिज या हर ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑल द कोर्ट में बैठने का, ऑडियंस बनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार या वोट देने का अधिकार नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड या पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अभी बताया था कि एक क्राइम की सिर्फ एक सजा दी जाएगी, ये 20 के 2 में बोला गया है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज या हर टर्म कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अंटल द सक्सेसर एंटर। ये आपका आर्टिकल 56 में बताया गया है। जब तक दूसरा प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है तब तक आपका वो प्रेसिडेंट अपनी पावर रखेगा। उसके बाद कहा गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, जो इलेक्शन है टू फिल अ वैकेंसी क्लोज्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये कंप्लीट किस में बताई गई है? 62 में बताई गई है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू बी ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ये 58 में बताया गया है कि जो भारत का नागरिक होना चाहिए अगर प्रेसिडेंट बनना है तो। उसके बाद बताया गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और सेक्शन शैल हैव द राइट टू ओन या एक्वायर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर्टिकल 26C में बताया गया है। री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट का आर्टिकल 57 में बताया गया है। और 124 में क्या बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद DPSP कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से 51 तक हैं। कैग का मैं बता चुका, 148 से 151 तक हैं। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है कब ऐड की गई थी? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को। अब आप खुद देखो बच्चों, 50 क्वेश्चन किए हैं, इसमें कितने क्वेश्चन रिपीट हैं? तो हर पेपर में रिपीट होते हैं, इसलिए जो हाल फिलहाल पेपर हुए हैं वो सारे पेपर के जीके क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो UCC आर्टिकल 44 बिल्कुल आता है। ये आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का होता है। प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल आर्टिकल 38 होता है। लोकल लैंग्वेजेस का कोई मतलब नहीं है, तो ये हटा दो बस, बाकी 3 ठीक है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो मेडिकल एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये नहीं होगा। देखो अपने पास जो 7th शेड्यूल है, क्या है? 7वीं जो अनुसूची है, शेड्यूल, ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट आती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब इन तीनों में कुछ कुछ चीज़ें आती होंगी और जो चीज़ें इन तीनों में नहीं आती, इनसे बाहर रखी जाती हैं, उसको रेजिडुअरी लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिडुअरी लिस्ट उसको बोला जाता है। स्टेट लिस्ट में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, यूनियन लिस्ट में आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी। कंकरेंट में स्टेट और यूनियन दोनों बनाएंगे, लेकिन मान्यता यूनियन वाले को होगी। अब यूनियन में इन्होंने क्या किया? यूनियन में ऐसी चीज़ें रख दी जिससे ना तो स्टेट को मतलब है ना आपका यूनियन गवर्नमेंट को मतलब है। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, अब ना तो स्टेट कंट्रोल कर सकती ना यूनियन कर सकती, तो इसको उठा के रख दिया। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ना स्टेट कर सकती ना यूनियन, तो इसको उठा के रख दिया। मेडिकल और एजुकेशन से इन्हीं को कोई से को भी मतलब नहीं है, तो ये तीनों आर्टिफिशियल एविडेंस इसमें नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DPSP ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आता है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, सही है।
क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट फॉरनर्स, नहीं, एम्प्लॉयमेंट ये तो अपने देश वालों को नहीं देते, फॉरनर्स को तो जब देंगे। उसके बाद है रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज एंड ओब्लिगेटरी, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी ठीक है, ये आपका आर्टिकल 51 में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की बात करें आर्टिकल 74 में आ जाते हैं। इसने बोला है ही इज़ द प्रिंसिपल कम्युनिकेटर ही बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड COM। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल कम्युनिकेटर होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही COM को अपॉइंट किया जाता है। हेड होता है गवर्नमेंट का, बिल्कुल सही बात है। ही एंड हिज मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द अपर हाउस। वेरी गुड। देखो यहाँ अपर हाउस नहीं आएगा, लोअर हाउस आएगा। क्या आएगा? लोअर हाउस। और ये चीज़ किस में बोली गई है? जो आपका आर्टिकल है 75 का जो तीसरा क्लोज है उसमें बोला गया है। आर्टिकल 75 के तीसरे क्लोज में बोला गया है कि जो आपका मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है या जो बाकी मिनिस्टर हैं, वो आपके किस में रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ही रिकमेंड्स द नेम ऑफ द पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो भाई साहब यहाँ बोला गया 21 साल की तो बात किस में आती है? आपकी पंचायत में आती है। यही आपका गलत हो गया, बस और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट में देखो, सबसे पहले ऐसी चीज़ देखो जो आपको इनकरेक्ट लगे। जैसे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ जुडिशरी है, बिल्कुल सही है, 50 में दिया गया है। 39A में दिया जाता है प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ठीक है। और 39D याद रखना बच्चों, 39D बार बार पूछा जाता है। ये क्या होता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अभी मैंने बताया था आर्टिकल 40 में है, बच गया चौथा, इसको ख़त्म करो, ठीक है। आर्टिकल 45 में एग्रीकल्चर का नहीं है, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री 48 में है, ठीक है भाई। उसके बाद है अटॉर्नी जनरल के बारे में आ गया, तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 होता है, सही बात है। अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंट, ये भी ठीक है। उसके बाद ही शी इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये भी ठीक है। और ही शी इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नहीं भाई साहब, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, नो फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है। उसके बाद है DPSP, वही CPT चीज़ है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया सबको पता है, कैन होल्ड ऑफिस प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपॉइंटेड शुड बी एटलीस्ट 35 साल, 6 साल ना भाई, 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद है हु कॉल्ड द प्रियम्बल पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था? KM मुंशी ने कहा था। हु इलेक्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फॉर द स्पीकर इन स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ विधानसभा। उसके बाद है हु हैज़ द पावर टू प्रोरोग्यू द हाउस और आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, तो गवर्नर के पास है। लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट किसने कहा था? प्राइम मिनिस्टर को कहा था, ये आपके नेहरू जी ने कहा था। हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो हो जाएंगे पवन कुमार चैम्बलिंग। और हु अनफर्ग द फ्लैग एट द राजपथ रिपब्लिक डे 26 जनवरी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। पॉलिटी के 65 क्वेश्चन पूछे गए थे, 65 क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। कल 65 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के पूछे गए होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।